बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैंने आईसीएस पार्ट फर्स्ट न्यू स्टडी स्कीम 2026 सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस के 5 बहुत ही ज़्यादा अहम लॉन्ग क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को डिस्कस किया है। अगर आप स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को अच्छे तरीके से वॉच कर लिया तो इंशाल्लाह आप ये 5 सवाल करने के काबिल हो जाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को स्किप नहीं करना बल्कि एंड तक देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, व्हाट इज़ अ ग्राफ, एक्सप्लेन डिफरेंसेस बिटवीन डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ। के ग्राफ क्या होता है, डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ्स के दरमियान फ़र्क की वजाहत करें। तो ये बहुत ही ज़्यादा अहम सवाल है। इसके सलूशन की तरफ मूव करते हैं। अब ये हमारे पास ग्राफ की डेफिनेशन आ गई कि ग्राफ इज़ अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। माय डियर स्टूडेंट्स, डेटा स्ट्रक्चर की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं। एक को लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं, दूसरे को नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर मैं उनके डिफरेंस को यहाँ बयान करने लग जाऊँ तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो मेरा फोकस ये है कि आपको 5 सवाल तैयार करवा दूं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा अहम है। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर डेटा सीक्वेंशली स्टोर होता है, यानी तरतीब से स्टोर होता है। और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर डेटा सीक्वेंशली स्टोर नहीं होता, बल्कि इसकी डिफरेंट किस्म की फॉर्म्स होती हैं, मसलन हायरार्किकल फॉर्म्स एंड सो ऑन। तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, a graph is a non-linear data structure consisting of a set of vertices, nodes, vertices को nodes भी कहते हैं, and edges और edges that connects pair of vertices जो कि वर्टिसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं। अब इसके अंदर ये 4-5 चीज़ें हैं, इसको हम डिस्कस कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि इस डेफिनेशन का मकसद क्या है। तो सबसे पहली चीज़ है, व्हाट इज़ ग्राफ। ए ग्राफ जी इज़ डिफाइंड एज अ पेयर जी वी ई। वी का मतलब है वर्टिसेस और ई हमारे पास होता है एजिस। ये यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है। सेट ऑफ वर्टिसेस नोड, वी का मतलब होता है सेट ऑफ वर्टिसेस। माय डियर स्टूडेंट्स, ये भी हमारे पास एक नोड है और ये भी हमारे पास नोड है, ये भी नोड है, ये भी और ये भी। अगर हमसे कोई पूछे कि इस ग्राफ के अंदर कितने नोड्स हैं तो इसका आंसर है 5। 1 2 3 4, ये 5 नंबर ऑफ नोड्स हैं। इनको वर्टिसेस भी कहते हैं। और ई का मतलब होता है सेट ऑफ एजेस, कनेक्शन बिटवीन द वर्टिसेस। और ये जो कनेक्शन इनके दरमियान हो रहा है इनको हम एजेस कहते हैं। उम्मीद है आपको इन दो कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट माय डियर हमारे पास है डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स, जिसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। द डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स इज द नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट टू द वर्टेक्स। अब एक इसका मतलब हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास एक नोड है उससे कितने जो हमारे पास एजेस हैं वो एसोसिएटेड हैं। अब बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये देखें, ये डिग्री 1 हमारे पास क्या है, इसका आंसर मैंने लिखा है 2। डिग्री 1 से कितने नोड जा रहे हैं या आ रहे हैं, देखें ये 1 एज है और ये एज नंबर 2 है, तो इसकी डिग्री होगी 2। अब डिग्री ऑफ 2 यानी जो नोड नंबर 2 है इसमें से कितने एजेस कनेक्टेड हैं, 1 2 हमारे पास हो गया और 3 एंड 4। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स आप इसको इसकी करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। उसके बाद डिग्री ऑफ 3 हमारे पास आ गया। डिग्री ऑफ 3 के अंदर कितने एजेस कनेक्टेड हैं, ये देखिए एज नंबर 1, एज नंबर 2 और एज नंबर 3। और फिर डिग्री 4 जो हमारे पास है इसका आंसर क्या होगा, ये 4 हमारे पास ये हैं, ये फर्स्ट एज आ गया और ये सेकंड एज आ गया, इसका आंसर हो गया 2। फिर हम नोड नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। इसमें आप देखें कि यहाँ पर कितने एजेस जो हैं कनेक्टेड हैं, एज नंबर 1, एज नंबर 2 और एज नंबर 3। इसकी भी आपने करेक्शन कर लेनी है, यहाँ पर आंसर हमारे पास आना चाहिए 3।
तो बाकी सारा इसके अंदर कंसेप्ट ठीक है, लेकिन जो नोड नंबर 2 की डिग्री है वहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स 4 आएगा, और जो हमारे पास नोड नंबर 5 की डिग्री है उसका आंसर 3 आएगा। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास माय डियर स्टूडेंट्स वेट आ जाएगा। इफ एजेस इन अ ग्राफ है वैल्यूज कॉस्ट एसोसिएट विद देम। अब आप यहाँ पर देखें, ये वाले ग्राफ के अंदर यहाँ पर कोई नंबर मेंशन नहीं किए गए, लेकिन अगर यहाँ पर नंबर मेंशन कर दिए हों, मिसाल के तौर पर ये नंबर मेंशन है, ये नंबर मेंशन है, इसी तरीके से यहाँ पर भी, तो इन्हें हम कहेंगे ये वेट है। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है देखें, अगर दो सिटीज़ हमारे पास हों, बहावलपुर एंड मुल्तान या बहावलपुर एंड लाहौर, और हमने उसके दरमियान किलोमीटर्स को, डिस्टेंस को मेंशन करना हो, तो लाजमी तौर पर हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो इसलिए इसको वेट कह देंगे। बाज़ दफ़ा हमें इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, बाज़ दफ़ा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। बहरहाल अगर एजिस के अंदर नंबर्स को मेंशन किया गया हो तो उसको हम वेट कहेंगे। द ग्राफ इज कॉल्ड अ वेटेड ग्राफ, और ऐसे ग्राफ को हम वेटेड ग्राफ कहेंगे। ये अनवेटेड ग्राफ है और ये वाला ग्राफ माय डियर स्टूडेंट हमारे पास वेटेड ग्राफ है। उसके बाद आगे हमारे पास डायरेक्शन। अच्छा माय डियर स्टूडेंट, इसके अंदर दो किस्में होती हैं। अब देखिए यहाँ पर कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन मेंशन की गई है। इफ एजेस हैव अ डायरेक्शन वन वे द ग्राफ इज कॉल्ड अ डायरेक्टेड ग्राफ। आम रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर जो हमारे पास वन वे रोड होती है वो डायरेक्टेड ग्राफ कहलाती है, और जो टू वे रोड होती है वो अनडायरेक्टेड ग्राफ होती है। इफ एजिस हैव नो डायरेक्शन, अगर एजिस की कोई भी डायरेक्शन को मेंशन ना किया गया हो, द ग्राफ इज कॉल्ड एन अनडायरेक्टेड ग्राफ, तो ऐसे ग्राफ को अनडायरेक्टेड ग्राफ कहेंगे। उम्मीद है आपको ये चार टर्म्स का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ अ ग्राफ। नंबर वन है डायरेक्टेड ग्राफ, ए ग्राफ इन विच एवरी एज हैज अ डायरेक्शन फ्रॉम वन वर्टेक्स टू अनदर, कि जिसके अंदर डायरेक्शन मेंशन की गई हो उसको एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स की तरफ, उसको कहते हैं डायरेक्टेड ग्राफ। हम ए से बी की तरफ मूव कर सकते हैं, बी से सी की तरफ, और बी से डी की तरफ भी मूव कर सकते हैं, डी से ई की तरफ मूव कर सकते हैं, लेकिन बी से ई की तरफ मूव नहीं कर सकते। उम्मीद है आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी। अब इसके दो की पॉइंट्स हैं। एजिस आर ऑर्डर्ड पेयर, यू वी, मतलब क्या है कि यू वी इज नॉट इक्वल टू वी यू। अब ऑर्डर्ड पेयर का क्या मतलब है, इसका भी कंसेप्ट देख लेते हैं। ये वाले पॉइंट आपने याद नहीं कर लें, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए हैं, लेकिन अगर कर लेंगे तो अच्छी बात है। ऑर्डर्ड पेयर, एन ऑर्डर्ड पेयर इज अ पेयर ऑफ एलिमेंट्स रिटन इन स्पेसिफिक ऑर्डर, हेयर ए बी इज डिफरेंट फ्रॉम ए बी ए। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास एलिमेंट्स का पेयर होता है जिसको हम ए बी की फॉर्म के अंदर लिखते हैं, लेकिन इसके अंदर काबिल गौर बात यह है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। एग्जाम्पल, इन अ डायरेक्टेड ग्राफ एजिस आर रिटन एज ऑर्डर्ड पेयर। ये देखिए ए बी की तरफ मूव कर रहा है, तो हमारे पास ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। क्लियर होगी माय डियर स्टूडेंट, यानी कि हम सिर्फ ए से बी की तरफ मूव कर सकते हैं, बी से ए की तरफ मूव नहीं कर सकते। ऐसे पेयर्स को ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। और अनऑर्डर्ड पेयर के अंदर डायरेक्शन मेंशन नहीं होती, हम ए से बी की तरफ भी मूव कर सकते हैं और बी से ए की तरफ भी मूव कर सकते हैं। ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा आपका ऑर्डर्ड पेयर का और अनऑर्डर्ड पेयर्स का। अब माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट है अनडायरेक्टेड ग्राफ। ये अच्छा, ये एक पॉइंट और रह गया, इन डिग्री एंड आउट डिग्री। अब इसका भी कंसेप्ट देख लें कि इन डिग्री एंड आउट डिग्री का मतलब क्या होता है। इन डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स, नंबर ऑफ एजिस कमिंग इनटू अ वर्टेक्स, के नंबर ऑफ एजिस जो किसी वर्टेक्स की तरफ आ रहे होते हैं उनको इन डिग्री कहते हैं। और आउट डिग्री का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एजिस गोइंग आउट फ्रॉम द वर्टेक्स, जो एजिस उस वर्टेक्स से मूव कर रहे होते हैं। अब ये एक डायग्राम बनाया हुआ है, अब इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। वर्टेक्स ए को ले लें, इन डिग्री देखें, इसकी तरफ कितने आ रहे हैं एजिस, जीरो एजिस। दो एजिस जा तो रहे हैं लेकिन आ कोई नहीं रहा, तो इन डिग्री इसकी जीरो हो गई। आउट डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी, टू। अब बी को ले लेते हैं, बी की तरफ कितने एजिस आ रहे हैं, वन, ये वाला एज जा रहा है तो इसकी इन डिग्री भी वन। और इसमें से कितने एजिस जा रहे हैं, इसमें से एक एज जा रहा है, तो इसकी आउट डिग्री भी हमारे पास वन हो गई माय डियर स्टूडेंट। इस तरीके से उम्मीद है आपको इस कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। अब माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है अनडायरेक्टेड ग्राफ, ए ग्राफ इन विच एजेस हैव नो डायरेक्शन।
कनेक्शन आर टू वे। जिस तरह हमारे पास एक रोड होती है टू वे, उसमें एक ही रोड पे ट्रैफिक जा भी रही होती है, ट्रैफिक आ भी रही होती है, इसलिए उसको कहते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ। अब इसके की पॉइंट्स है, ये हमारे पास यू वी इज इक्वल टू वी यू, नो इन डिग्री और आउट डिग्री। इसके अंदर इन डिग्री और आउट डिग्री का कंसेप्ट नहीं होता। अब माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन ट्री एंड एक्सप्लेन इट्स प्रॉपर्टीज। ये हमारे पास ट्री आ गया। ए ट्री इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, इसके अंदर डेटा सीक्वेंशली स्टोर नहीं होता, बल्कि यहाँ पर हायरार्किकल वे के अंदर स्टोर हो रहा है। दैट लुक्स लाइक एन अप डाउन ट्री। अप साइड डाउन ट्री का मतलब क्या है? अप साइड डाउन ट्री का कंसेप्ट ये क्लियर कर लेते हैं। इन अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर, ये एक रियल ट्री आ गया। रियल ट्री में क्या होता है? सबसे पहले ये लीव्स, ऊपर लीव्स होती हैं, फिर ब्रांचेस, लीव्स मैंने पत्ते, फिर ट्रंक इसका तना, और आखिर में रूट आती है। लेकिन ट्री डेटा स्ट्रक्चर को अब इसको अगर हम उलट कर दें तो रूट सबसे ऊपर चला जाएगा। ये देखिए, ट्री डेटा स्ट्रक्चर में रूट सबसे ऊपर चला गया और ब्रांचेस नीचे आ गई। क्लियर हो गया माय डियर स्टूडेंट्स ये बात? तो इस तरीके से हम ट्री डेटा स्ट्रक्चर को अप साइड डाउन भी कहते हैं। बाकी मैंने इसकी जनरल लाइफ के अंदर एग्जांपल लिख दी हैं। ये फाइल सिस्टम जो कंप्यूटर के अंदर होता है, ये भी ट्री डेटा स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले रूट फोल्डर, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आ गए। डॉक्यूमेंट्स में हमारे नोट्स हो गए, रिपोर्ट्स होगी, पिक्चर आ गई, हमारी वेकेशन की छुट्टियों की कोई हमने पिक्चर्स बनाई हो। इसी तरीके से ये अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट है, उसके अंदर सबसे पहले सीईओ, चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर होता है, फिर मैनेजर होता है, फिर उसके एम्प्लॉयज़, ये मैनेजर 3 के एम्प्लॉयज़, एंड सो ऑन। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है व्हाट इज अ रूट नोड। ए रूट नोड इज द टॉप मोस्ट नोड ऑफ अ ट्री। अब इससे पहले इसको अंडरस्टैंड कर ले तो मजीद आसानी हो जाएगी कि व्हाट आर नोड्स एंड एजेस। नोड्स आर द इंडिविजुअल एलिमेंट्स इन अ ट्री। ये हमारे पास जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स होते हैं ट्री के अंदर, माय डियर स्टूडेंट्स, इनको हम नोड कहते हैं। ये जो सर्कल नजर आ रही हैं। और एजेस आर द लाइन दैट कनेक्ट वन नोड टू अनदर। और एक नोड से दूसरी नोड को कनेक्ट करने के लिए जो हमारे पास साइंस इस्तेमाल होते हैं उनको एजिस कहते हैं। अब देखिए रूट नोड, द रूट नोड इज द टॉप मोस्ट नोड ऑफ अ ट्री। जो पहली पहली नोड होती है उसको कहते हैं, सबसे ऊपर वाली नोड, रूट नोड। एवरी ट्री स्टार्ट फ्रॉम द रूट नोड। हर जो ट्री है वो रूट नोड से स्टार्ट होता है। इट इज़ द पेरेंट ऑफ ऑल अदर नोड। और ये तमाम दूसरी नोड्स की पेरेंट नोड्स भी होती है। अब एजिस एंड नोड्स ये अब मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट है व्हाट इज द हाइट ऑफ अ ट्री। अब द हाइट ऑफ द ट्री इज द नंबर ऑफ एजिस इन द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम द रूट नोड टूवर्ड्स लीफ नोड। अब ये देखें, ये हमारे पास लॉन्गेस्ट पाथ यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी। अब ये लॉन्गेस्ट पाथ यहाँ तक आ रहा है तो नंबर ऑफ एजेस आप इसके काउंट कर लें, 1 2। तो हाइट ऑफ अ ट्री क्या हो जाएगी? 2। अब यहाँ पर काउंट करें 1 एंड 2, 1 2 और 1 2। तो आप जिस मर्जी नोड को ले लें, रूट नोड से लॉन्गेस्ट पास की तरफ नंबर ऑफ एजेस हमारे पास सेम आ रही हैं, तो इसको कहेंगे हाइट। व्हाट इज अ बैलेंस ट्री? ए ट्री इज द कॉल्ड अ बैलेंस ट्री व्हेन द हाइट्स ऑफ द लेफ्ट एंड राइट सब ट्री डोंट डिफर सिग्निफिकेंटली। अब ये देखें, ये माय डियर फ्रेंड्स हमारे पास लेफ्ट सब ट्री आ गया, ये राइट सब ट्री आ गया। अब इन दोनों की हाइट बराबर है। अब ये देखें, हम कोई भी एग्जांपल ले लें, 1 से लेकर 4 की तरफ आ जाएं। 1 नंबर ऑफ एजेस काउंट करें, 1 2, हाइट 2। अब हम 1 से लेकर 7 की तरफ आते हैं, कितने नंबर ऑफ एजेस है? 2, 1 एंड 2। तो हाइट हमारे पास इक्वल आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री की हाइट इक्वल है। ये बैलेंस ट्री है। और ये अनबैलेंस्ड है क्योंकि इसमें सिर्फ लेफ्ट साइड है, राइट साइड तो है ही नहीं माय डियर स्टूडेंट। अब माय डियर स्टूडेंट्स, ट्री डेटा स्ट्रक्चर को आपने ये अच्छे तरीके से याद कर लेना है। लेकिन अगर आपसे सिर्फ प्रॉपर्टीज पूछी जाए एग्जामिनेशन के अंदर, वो मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। नंबर 1, रूट नोड प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर। हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर साइकिल नहीं होता। कनेक्टेड स्ट्रक्चर होता है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, लीफ नोड, यूनिक पाथ, लेवल, सब ट्री, एजिस एंड नोड रिलेशनशिप। ये मैंने ये 10 पॉइंट आप याद कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है। और ये एक एक लाइन के डेफिनेशन भी आप याद कर लें।
उसके बाद माय स्टूडेंट्स हमारे पास बहुत ही ज़्यादा अहम सवाल कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल्स इन पाइथन। पाइथन के अंदर वेरिएबल्स के कंसेप्ट को क्लियर करें। अब ये हमारे पास है वेरिएबल स्टोर डेटा दैट कैन बी यूज्ड एंड चेंज इन अ प्रोग्राम। वेरिएबल डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं जो कि प्रोग्राम में चेंज होते रहते हैं। पाइथन इज डायनामिकली टाइप। पाइथन जो है वो डायनामिकली टाइप हमारे पास होती है। ए वेरिएबल स्टोर डेटा दैट कैन बी यूज एंड चेंज इन अ प्रोग्राम। वेरिएबल हमारे पास एक डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है जो प्रोग्राम के अंदर चेंज भी हो सकता है। जो पाइथन इज डायनामिकली टाइप्ड, पाइथन के अंदर जो इसकी टाइप होती है वो डायनामिकली होती है, यानी हमें खुद से मेंशन करने की ज़रूरत पेश नहीं आती कि ये इंटीजर है, ये फ्लोट है, ये करैक्टर है। पाइथन लैंग्वेज ऑटोमेटिकली उसको सेट कर लेती है। ये पाइथन लैंग्वेज की ब्यूटी है। विच मीन्स यू डोंट नीड टू डिक्लेयर द टाइप ऑफ अ वेरिएबल, पाइथन डिटरमिन्स इट ऑटोमेटिकली। अब हाउ टू क्रिएट अ वेरिएबल, वेरिएबल हमने किस तरीके से क्रिएट करना है पाइथन के अंदर। यूज द असाइनमेंट ऑपरेटर। हमने असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करना है वैल्यू टू वेरिएबल टू असाइन। फॉर एग्जांपल ये वेरिएबल नेम आ गया और ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ऐसे मेंशन है ना कि यूज द असाइनमेंट ऑपरेटर, ये असाइनमेंट ऑपरेटर टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए। अब ये देखिए हमारे पास एक नेम वेरिएबल है, उसके अंदर हमने ये नाम लिख दिया। अब जब वेरिएबल को डिक्लेयर करवाएंगे तो मेमोरी के अंदर उसकी जगह बन जाएगी जिसके अंदर हम नाम को स्टोर करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मूव करते हैं। रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल। ये तकरीबन 5-6 तरह के रूल्स हैं, मैंने लिख दिए हैं कि जब आप वेरिएबल का नाम लिखना हो माय डियर स्टूडेंट्स तो इन रूल्स को आपने जहन के अंदर रखना है। सबसे पहला रूल क्या है कि फर्स्ट लेटर जो है वो अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए, और या उसका ये लेटर्स हों या डिजिट्स हों। ये 3 पॉइंट्स आप जहन के अंदर रखें। द नेम मस्ट स्टार्ट विद द लेटर और अंडरस्कोर। पहले पॉइंट की थोड़ी सी मैं एक्सप्लेनेशन और कर दूं कि आप वेरिएबल के नाम में सिर्फ ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, A to Z, A to Z या 0 to 9 या अंडरस्कोर। इसके अलावा कोई और करैक्टर वेरिएबल के अंदर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। जो पहला करैक्टर है वो लाजमी तौर पर अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए या लेटर से शुरू होना चाहिए। नेक्स्ट है कि वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव, यानी कि छोटे ABC और बड़े ABC के अंदर फ़र्क मौजूद होता है पाइथन के अंदर। ये एज है, ये एज है, देखिए इसका एक कैपिटल है, ये डिफरेंट होगा। फिर मीनिंगफुल नेम रखने चाहिए आपको, मिसाल के तौर पर स्टूडेंट नेम हो गया, टोटल अमाउंट हो गया, इज एक्टिव। वेरिएबल के नाम को देखते ही पता चल जाना चाहिए कि इसमें किस किस्म का डेटा स्टोर किया जा रहा है। आप रिजर्व वर्ड को इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो कीवर्ड्स होते हैं उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इफ़, एल्स, फॉर, वाइल, क्लास वगैरह ये सारे कीवर्ड्स हैं। और आप ये 3 तरह की नोटेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने वो लिख दी हैं, साथ उनकी एग्जांपल्स भी बयान करती हैं। ये करेक्ट वे है, ये इनकरेक्ट वे है। आप इनको अंडरस्टैंड कर लें, पढ़ लें, समझ लें। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ माय डियर स्टूडेंट्स तो आप कमेंट्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कि इवॉल्यूएट द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन। इन पाइथन एक्सप्रेशन को हमने इवॉल्यूएट करके इनका आंसर निकालना है। ये 2 एक्सप्रेशन है, चैप्टर नंबर 2 से ये मौजूद है। तो उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है माय डियर स्टूडेंट। पिमदास, व्हाट डज मीन पिमदास? P फॉर पेरेंथेसिस, E एक्सपोनेंट्स, M मल्टीप्लिकेशन, D डिवीजन, A एडिशन और S का मतलब है सब्ट्रैक्शन। अब माय डियर स्टूडेंट इसका मतलब हमारे पास ये है कि सबसे पहले अगर हमारे पास एक्सप्रेशन के अंदर जो चीज़ हल होगी वो ब्रैकेट वाली होगी, उसके बाद पावर वाली हल होगी, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। इसको पिमदास का नाम दिया गया है। आपने इसको अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लेना है। अब इसकी एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल से पहले ये छोटा सा नोट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इफ़ ऑपरेशन हैव द सेम प्रायोरिटी, अगर ऑपरेशंस की प्रायोरिटी सेम होगी, लाइक मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रायोरिटी सेम है,
प्लस और माइनस की प्रायोरिटी सेम है, तो जो लेफ्ट से पहले आ जाएगा पहले उसको हल कर देंगे। अब ये पहले की एग्जांपल देखिए, 3+4 मल्टीप्लाई बाई 2 - 1 स्क्वायर। अब देखिए सबसे पहले पेरेंथेसिस को हल करेंगे, देखिए 2 - 1 को, उसके बाद एक्सपोनेंट को हल किया, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को हल करेंगे और सबसे एंड पे एडिशन को हल करेंगे। क्लियर होगी माय डियर स्टूडेंट। इसी तरीके से मैंने दो मिसालें और दे दी हैं, आपने इनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना है। अब आप इसको अंडरस्टैंड करने के बाद जब वापस आएंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन आपके लिए हल करना कोई मसला ही नहीं होगा। मैंने ये तमाम स्टेप्स को, इनके सोल्यूशन को टर्म बाय टर्म मेंशन कर दिया है माय डियर स्टूडेंट्स। आप इसको पढ़ें, अंडरस्टैंड करें, और फिर भी अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट्स के अंदर मुझसे वो वाला पॉइंट पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह इमीडिएट रेस्पॉन्स दूंगा। इसका फाइनल आंसर हमारे पास ये आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। ये सेकंड एक्सप्रेशन है, इसकी भी तमाम स्टेप्स को मैंने टर्न बाय टर्न हल कर दिया है और उसको एक्सप्लेन भी कर दिया है, आप इसको भी इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, ट्रांसलेटिंग द फॉलोइंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टू पाइथन सिंटैक्स। पाइथन सिंटैक्स के अंदर हमने ये तीन एक्सप्रेशन दिए गए हैं, इनको चेंज करना है। अब ये सोल्यूशन इसका बहुत सिंपल, आप सबसे पहले इसको देख लें। ये हमारे पास मैथ सिंबल है पाइथन के अंदर, ये वाला सिंबल इस्तेमाल होता है स्टार का। ये डिवीजन के लिए पाइथन के अंदर ये वाला सिंबल स्लैश, पावर के लिए डबल स्टेरिक, प्लस के लिए एज इट इज, माइनस के लिए भी वही, और पेरेंथेसिस के लिए भी वही। अब ये हमारे पास पहला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसको हमने कन्वर्ट करना है पाइथन के अंदर। देखें 5, इसकी जगह पे ये देखें, इसकी जगह पे ये वाला स्टेरिक लिख देंगे, और प्लस वैसे ही, और पावर की जगह पे क्या लिखेंगे, डबल स्टेरिक। ये देखें डबल स्टेरिक लिख दिया। क्लियर होगी माय डियर स्टूडेंट्स बात। इसी तरीके से यहाँ पर क्या चेंज आएगी, सिर्फ स्टेरिक की, यहाँ पर पावर की, 2 की पावर 2 को पाइथन में कैसे लिखेंगे, 2 स्टेरिक स्टेरिक 2। ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हल हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं दूसरी वीडियो भी लॉन्ग 5 क्वेश्चन और आपको मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसकी वीडियो भी कल या परसों इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी।